हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। ठीक है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसा जो बाहर से लेकर के आया गया है पैसा, और उस पैसे को या फिर जो फंड आपके पास अवेलेबल है, बाहर का भी हो सकता है और अपनी फर्म का भी और अपनी कंपनी का भी हो सकता है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। एसेट विच आर ऑब्टेन बाय द बिजनेस आर टू टाइप्स। अब दो तरह के बिजनेस में, दो तरह के एसेट में आप पैसा लगा सकते हो, या तो आप लॉन्ग टर्म में लगा दो या तो आप शॉर्ट टर्म में लगा दो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आएगा ऐसी चीज में पैसा लगाना जिसमें से दोबारा पैसा कन्वर्ट होकर निकल के आने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, अब बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लगा दिए, तो इस 10 लाख रुपए के निकालने के लिए बिल्डिंग से पैसा कमाना पड़ेगा ना। उसमें ऑफिस खोलूंगा या जो भी करूंगा, काम बढ़ाऊंगा अपना, तो पैसा कमाऊंगा, तो उस 10 लाख को निकलने में बहुत लंबा समय लगेगा। समझ में आई बात? ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। This refer to as the capital budgeting of the decision. It related to the investment in long term asset. For the example, buying a new machine for the same purpose. मशीन परचेज करना, तो मशीन का जो पैसा निकलने में बहुत टाइम लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है। द फाइनेंस manager has to make the comparative study of the various alternative available in the market, the basis of the cost of the profit. The decision are very important as they affect the earning of the business over the long run. और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि लॉन्ग रन में ये बहुत इफेक्टिव होगा। एक बार आपने मशीन में पैसा लगा दिया तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं 10 लाख रुपए की मशीन खरीद लूंगा तो क्या उस पे से पैसा जल्दी निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। अगर निकालने में टाइम लगेगा तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई बस में नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में किस में लगा सकते हो? रॉ मटेरियल में लगा सकते हो पैसा आप। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश। आप अपने पास कैश बना करके हमेशा स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, डेटर आप उधार पे माल दे सकते हो तो डेटर बन जाएगा वो। ठीक है ना। फाइनेंस मैनेजर हैज टू इंश्योर दैट द सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन दोज एसेट एज द अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाया है तो आपको दिक्कत ये होगी कि जब भी कैश की जरूरत पड़ेगी आप कैश नहीं निकाल पाओगे। एक ऑफर चल रहा था कि अगर माल इतने का खरीदते, 10 लाख का माल खरीदते, 5 लाख का माल खरीदते तो उस पर 1 लाख का माल फ्री मिल रहा है या डिस्काउंट चल रहा है। उसमें आपके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में तो पैसा रखा ही नहीं था। कैश में अगर आपके पास पैसे होते तो आप लगा पाते ना उसके अंदर। तो जरूरी है कि लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी बनाने के लिए क्या है, आपके पास करंट पीरियड में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे रहने चाहिए। तो वो कैश में लगा सकते हो, स्टॉक में लगा सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन से ऐसे कारक है जिनको ये याद रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन ले रहे होते हो? तो पहला है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कैश फ्लो आपका बहुत लंबा है, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम पे जो है पैसा जाता बहुत ज्यादा है, आता बहुत कम है। ठीक है, तो इसे वी नो दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज related with the investment in long term asset. These assets is involved in the cash outflow and cash inflow as a over a series of year. कैश फ्लो का मतलब है कि पैसा कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के से बाहर कितना जाता है और आता कितना है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, द अमाउंट इन नीड द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द कैश आउटफ्लो एंड अदर हैंड द रिटर्न ऑफ द सेम इन द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द कैश इनफ्लो। बोथ ऑफ दीज नॉट बी एनालाइज need to be analyzed carefully before the finalizing the investment. अगर आपने बोला कि भाई एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है 1 करोड़ रुपए का है और उसमें अगर पैसा लगा देते हैं तो जो उसका इनफ्लो होगा वो हर महीने 10,000 रुपए का होगा, तो ये अच्छा सौदा तो नहीं है। 1 करोड़ रुपए लगा करके अगर साल में 1,20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो तो आउटफ्लो कितना है, मतलब पैसा लग कितना रहा है उसके अंदर और उसमें से निकल के कितना आ रहा है, ये सोच करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या ख्याल रखना पड़ेगा, द रेट ऑफ रिटर्न, कितना % रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे मान के चले एक फर्नीचर वाला जो है वो फर्नीचर 1 लाख का माल लगाता है, हर फर्नीचर पे 10% कमाता है तो 10,000 रुपए कमाता है। ठीक है, तो 10% कमा रहा है वो, तो रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है, 10% का। जितना पैसा लगाएगा उस पर 10% कमाएगा। ठीक है, जबकि एक मोमोज वाला जो है
वो जितना पैसा लगाता है उसका डबल कमाता है। 20 रुपए की प्लेट आती है, 40 की बिकती है, 60 की बिकती है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है, हालांकि बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। आप 2000, 4000, 5000 का रोज माल खरीदते हो और रोज के रोज उसको 10,000 का बेच लेते हो, आपका 100% प्रॉफिट हो जा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है। तो आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो उसका रेट ऑफ रिटर्न देखोगे। मैंने लगाया 1 करोड़ रुपए, मिल रहा है 10,000 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत कम है, 1% से भी कम हो गया। ये 1 करोड़ का 10,000 रुपए कितना होगा? 1% से भी कम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, 0.1% हो गया। मतलब कहने का है कि ये जो है आपको फायदे का सौदा नहीं है। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न भी देखना है। रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट आप कर दोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, दिस मे द मेनली क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड इन द व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म एसेट, दीज आर द फंक्शंस इन्वॉल्व्ड, रेट ऑफ रिटर्न, कैश इनफ्लो, ऑल द फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन द गो फॉर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम पर्पस। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है कि आप 2-3 चीजों को एक साथ देख रहे हो। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कैश फ्लो कैसा है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, उस पर मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फ्यूचर किस तरीके का है, ठीक है, रिस्क कम है ज्यादा है, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के, उनमें से सबसे बेस्ट निकला उस पर आपने पैसा लगा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या पढ़ोगे आप? द कीपिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट द ऑल टाइम द बिजनेस कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आपके पास वर्किंग कैपिटल के अंदर ना तो ज्यादा पैसे लगे होने चाहिए और ना ही कम पैसे लगे होने चाहिए। मतलब कहने का है अगर कम पैसे है तो आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। जैसे ज्यादा माल खरीद लेते तो माल सस्ते में पड़ जाता। भाई उसने कहा कि अगर 10,000 पीस लेते हो तो 1 रुपया रेट कम कर दूंगा पर यूनिट, तो आप उतना खरीद ही नहीं पाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा। समझना है बात? ये चीज अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है तो वेस्ट पड़ा रहेगा। आपने गले में 1 लाख रुपए रख रखे हैं, रोज की यूनिट 10,000 रुपए की है, 90,000 तो वेस्ट है ना। अगर उसी 90,000 को आप कहीं बैंक में रखते या किसी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दे या कहीं और इन्वेस्ट कर देते या फिर उसको लोन के फॉर्म में अगर लिया तो लोन पूरा कर देते तो ब्याज तो नहीं देना पड़ता ना आपको, ठीक है। और अगर कहीं लगा देते बैंक में रखते तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कोई भी और जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। Adequate amount means with the amount of working capital should be neither be more or nor be less than required। जितने की जरूरत है उससे ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना उससे कम होना चाहिए। Both of these situation were harmful। दोनों ही सिचुएशन खराब है, हार्मफुल है। If the amount of the working capital is more than required, it will no doubt increase the liquidity but the decrease in profitability। लिक्विडिटी तो आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके पास पैसा ज्यादा है तो, पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं क्योंकि आपको उस पैसे पे ब्याज देना पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो आप क्यों उठा रहे हो पैसा? उठाओगे मुझे की जरूरत नहीं है तो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ द लार्ज amount of cash is kept as the working capital and the excessive cash will remain the idle cause the profit to fall। on contrary if the amount cash with the current asset is very little, अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो होगा क्या? then a lot of difficulty will have to face meeting daily expenses। और रेगुलर जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली बिल, सैलरी, वेजेस, ये सब देना, ठीक है, कार्डेज, किराया विराया भरना, ये सब चीजें, तो उनके लिए आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। आप पे ही नहीं कर पाओगे उनको। आपके पास कैश तो है नहीं, अपना कैश तो मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है, लिक्विड कैश तो है नहीं आपके पास, तो आप उनको डिफिकल्टीज होगी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही से रन नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किस लिए जरूरत होता है कि आप स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाओ, क्योंकि कैश तो रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होता है ना, ठीक है जी। खत्म हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन।